ये मूवी एक ऐसे इंसान पर है जो एक ऐसे खेल में फंस चुका है जिसमें टास्क कंप्लीट करने पर बहुत सारे रुपए दिए जाते हैं और ना करने पर फैमिली या खुद की जान से हाथ धोना पड़ सकता है। मूवी की शुरुआत होती है। एक दिन अचानक सैम ने देखा कि उसके खाते में $75 लाख आ गए हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर वह वहीं के वहीं सन रह गया। उसने जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था, इसलिए वह घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। नोट ऐसे उड़ रहे थे मानो बर्फ के फाहे गिर रहे हों। घबराकर उसने पैसे जल्दी जल्दी जेब में भर लिए और जो नोट गिर गए वे राहगीरों को देकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन क्या आसमान से सचमुच इतने बड़े लड्डू गिर सकते हैं जैसा सोचा था? इसके बाद और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। घर पहुंचते ही मकान मालिक ने घबराकर कहा, आज तुम्हारे नाम पर बहुत बहुत सारे पार्सल आए हैं। यह सुनकर सैम ने सबसे पहले बाकी का बकाया किराया चुका दिया और फिर कमरे में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचकर जो नजारा उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। चारों ओर पार्सलों का ढेर लगा था। जिज्ञासावश उसने एक डिब्बा खोला और अंदर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर से निकली मिलिट्री पिस्तौलें, असॉल्ट राइफलें, हजारों गोलियां, गुप्त सरकारी फाइलें और यहाँ तक कि बम बनाने का सामान। तभी उसके मन में एक भयानक आशंका ने घर कर लिया। उसी वक्त उसका फोन बजा। तुम्हें यह नंबर कैसे मिला? सैम चौंक पड़ा। सामने से एक रहस्यमय आवाज आई, तेरे कमरे में चारों ओर सबूत पड़े हैं। FBI आएगी तो तुझे गद्दारी का दोषी ठहराकर गिरफ्तार कर लेगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन सैम को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अगले ही पल FBI खिड़की तोड़कर अंदर घुसी और उसे काबू में कर लिया। उसे सीधे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू हुई। सैम बार बार समझाता रहा, इन हथियारों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि आतंकवादरोधी विभाग का प्रमुख उसकी बात मान भी गया। असल में उन्होंने पहले से सैम का बैकग्राउंड जांच रखा था। वे जानते थे कि सैम तो एक साधारण मजदूर है, लेकिन उसका जुड़वा भाई बिल्कुल अलग निकला। IQ 185, 21 साल की उम्र में एयरफोर्स अकादमी से पास आउट, कंप्यूटेशन और न्यूक्लियर साइंस में दोहरी डिग्री, एयरफोर्स की सूचना एवं सांस्कृतिक इकाई में नौकरी। इतनी प्रतिभा देखकर विभाग को शक था कि शायद उसका भाई किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो और ये हथियार उसी के काम हो। लेकिन सैम ने कहा, मैंने अपने भाई से 2.5 साल से बात नहीं की है और आज सुबह ही उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ हूँ। कुछ दिन पहले उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह सुनकर प्रमुख गुस्से से तमतमा उठा, तू मुझे मूर्ख बना रहा है। चाहे सच बता या न बता, लेकिन एक कमरे भरे हथियारों का क्या करूँ? अब चाहे तेरा भाई हो या तू, दोनों फंसे। इतना कहकर वह बाहर चला गया। तभी फैक्स मशीन से संदेश आया, न्याय मंत्रालय ने सैम को फोन करने की अनुमति दी। जैसे ही उसे फोन पर लाया गया, अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। स्क्रीन पर लिखा था, हमने तुम्हें भागने को कहा था, हमने तुम्हारे भागने की योजना बना ली है। वही रहस्यमय शख्स फिर सामने आ गया। उसने आदेश दिया, तुरंत नीचे झुक जाओ। सैम घबरा गया। तभी स्क्रीन पर नया आदेश आया, खिड़की से कूद जाओ। पहले तो उसने मना किया, लेकिन प्रमुख और एजेंट्स उसके पास पहुंच चुके थे। मजबूरी में वह कूद पड़ा। नीचे धुएं की परत ने उसे बचा लिया और वह सुरक्षित पटरी पर गिरा। लेकिन अगले ही पल एक तेज ट्रेन आ गई। सैम ने जैसे तैसे बचकर किनारे लिया। तभी स्क्रीन पर नया आदेश आया, ट्रेन पर सवार हो जाओ। मजबूरी में उसने आदेश मान लिया। अंदर बैठते ही उसने देखा कि बगल वाले यात्री का मोबाइल लगातार बज रहा था। उसने उठाकर देखा, वह उसी रहस्यमय आदमी का फोन था। फोन पर आवाज आई, 3 और स्टेशनों तक ट्रेन में ही रहो और प्लेटफार्म के नीचे प्रतीक्षा करो। लेकिन अब सैम ने ठान लिया कि वह उनकी बात नहीं मानेगा। ट्रेन के बीच में ही वह दूसरी ट्रेन में सवार हो गया। उसे लगा कि अब पीछा छूट गया, पर अगली ही सेकंड फोन फिर बज उठा। इस बार उसने फोन काट दिया। ट्रेन अचानक जोर से रुकी और उल्टी दिशा में तेजी से दौड़ने लगी। अब मोबाइल फिर बजा। मजबूरी में उसने उठाया, अगले स्टेशन पर उतर जाओ, बाहर काले रंग की कार तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन सैम ने दोबारा फोन काट दिया और अगले ही पल पूरे डिब्बे में बैठे सभी यात्रियों के फोन एक साथ बज उठे। देखते ही देखते और लोग इकट्ठा होने लगे तो सैम मजबूर होकर कार से कूद गया। इस बार वह सचमुच डर गया था। उस रहस्यमय आदमी की पिछली चालें उसे पूरी तरह झुका चुकी थीं। वह तेजी से स्टेशन से बाहर भागा और आज्ञाकारी होकर रहस्यमय आदमी द्वारा भेजी गई पोर्शे में बैठ गया। जैसे ही वह गाड़ी में बैठा, ड्राइवर कार्ली गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी। असल में वह भी उसी रहस्यमय आदमी की धमकी के चलते यहाँ आई थी। उस आदमी ने उसके बेटे को बंधक बना लिया था और चेतावनी दी थी कि अगर कार्ली ने बात नहीं मानी तो उसके बेटे की जान चली जाएगी। यह सुनकर कार्ली को एहसास हुआ कि वह और सैम दोनों ही उस रहस्यमय शख्स के जबरदस्ती बनाए गए शिकार थे। अचानक रहस्यमय आवाज फिर गूंज उठी। तभी कार की खिड़की का शीशा टूट गया। ढेरों हथियारबंद पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे थे। लाचार होकर कार्ली ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से भाग निकली। दोनों ने इस तरह अपनी भागने की यात्रा शुरू की। इसी दौरान अफसर को भी खबर मिल गई और वह पीछा करने आ पहुंचा। जब दोनों को लगा कि अब बचना मुश्किल है, तभी रहस्यमय आदमी ने उन्हें नेविगेशन से रास्ता दिखाया। जैसे ही वे चौराहे पर पहुंचे, लाल बत्ती अपने आप हरी हो गई। भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में रहस्यमय आदमी ने गाड़ी को दूर से नियंत्रित किया और तेज रफ्तार में उसे कारों के बीच से निकाल दिया। गन्ना बिल्कुल सटीक थी। सैम और कार्ली बाल बाल बच निकले, लेकिन अफसर की गाड़ियां इतनी किस्मत वाली नहीं रहीं। उनकी गाड़ियां भीषण टक्कर में चकनाचूर हो गईं। इसके बाद रहस्यमय आदमी ने कार्ली को एक स्क्रैपयार्ड में गाड़ी ले जाने को कहा। वहाँ उसने पुलिस का पूरा
पूरी तरह सफाया शुरू किया। जो भी पुलिस कार पीछा कर रही थी या तो पिचक कर कबाल बन गई या फिर रहस्यमय मैकेनिकल हाथ ने उन्हें उठाकर खिलौनों की तरह इधर उधर फेंक दिया। पुलिस बल की इस तरह की आसानी से हुई तबाही देखकर सैम और कार्ली स्तब्ध रह गए। उसी समय उनकी कार भी उठाकर एक कचरा रोने वाले जहाज पर फेंक दी गई। रहस्यमय आदमी ने पोर्शे को भी समुद्र में डुबो दिया। इस तरह अफसर एक बार फिर सैम का पता खो बैठा। अगले दिन रहस्यमय आदमी ने किसी को भेजकर उन्हें लेने की व्यवस्था की, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने सैम को नया पता दिया, सैम अचानक बगावत कर बैठा। वह अब और रहस्यमय आदमी के इशारों पर नहीं नाचना चाहता था और उसने आदेश का उल्लंघन कर दिया। तभी अचानक ऊपर से हाई वोल्टेज तार गिरा और उस पता बताने वाले आदमी पर सीधा गिर पड़ा। वह मौके पर ही करंट लगने से मर गया। सैम और कार्ली पूरी तरह डर से सुन्न हो गए। यह साफ तौर पर रहस्यमय आदमी की चेतावनी थी। दोनों मजबूर होकर फिर रहस्यमय आदमी के बताए ठिकाने पर पहुंचे। वहां उनके सामने खड़ी एक बख्तरबंद गाड़ी अपने आप खुल गई। सैम ने उसमें से हथियार उठाया और रहस्यमय आदमी ने उन्हें एक सुरक्षा टीम से भरे ब्रीफकेस को लूटने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें नए कपड़े पहनने को कहा गया, लेकिन सैम ने अब शर्त रखी। वह रहस्यमय आदमी से आमने सामने मिलना चाहता था। हैरानी की बात यह थी कि रहस्यमय आदमी ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि वह यही है। दोनों की मुलाकात का स्थान तय हुआ दूसरी मंजिल का होम थिएटर। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, सैम को असली सच्चाई पता चली। असल में रहस्यमय आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था, जिसका कोड नेम था ईगल आई। ईगल आई ने सैम को उसके भाई के बारे में बताया। असल में उसका भाई वायुसेना के न्यूज विभाग में नहीं था बल्कि एंटी स्पाई डिवीजन का एजेंट था। वह देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गया था। अब ईगल आई ने सैम और कार्ली को राष्ट्रीय रक्षा के लिए काम करने का आदेश दिया। भाई के बलिदान से प्रभावित होकर सैम ने हामी भर दी और अपने भाई का अधूरा सपना पूरा करने की ठानी। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। जैसे ही वे विमान में सवार होने की तैयारी कर रहे थे, अफसर सुराग पाकर पहुंच गया और उनसे भिड़ गया। लड़ाई में सैम ने अफसर की पिस्तौल हथिया ली, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। तभी ईगल आई ने सिस्टम को हैक करके अफसर को दूसरी राह पर मोड़ दिया और सैम को 3 नंबर रनवे की ओर जाने का निर्देश दिया। दोनों एक सैन्य विमान के कार्गो में घुसने में सफल रहे। वहाँ एक बॉक्स खुला और उसमें रखे फोन से ईगल आई की आवाज आई। काउंटडाउन खत्म होते ही ब्रीफकेस अपने आप खुला। उसमें एक प्रायोगिक हृदय दवा रखी थी। ईगल आई ने उन्हें तुरंत इंजेक्शन लगाने को कहा ताकि कम ऑक्सीजन वाले कार्गो में वे जीवित रह सकें। दोनों ने दवा लगाई और एक बॉक्स में चिप गए। असल में यह सब ईगल आई की ही योजना थी, लेकिन सैम को यह नहीं पता था कि अफसर को भी ईगल आई ने जानबूझकर यहाँ तक पहुँचाया था, क्योंकि ईगल आई दरअसल एक बड़े षड्यंत्र की योजना बना रहा था। जब सैम बाहर निकला तो उसने पाया कि वह सीधे अमेरिका रक्षा मंत्रालय के पेंटागन में पहुँच चुका है। वहाँ से वे नीचे 36वीं मंजिल तक गए और आखिरकार ईगल आई का असली रूप देखा। ईगल आई ने अब अपना असली मकसद बताया। उसने सैम के चेहरे का इस्तेमाल करके उसके भाई की जानकारी स्कैन की और सैम के शरीर का उपयोग भाई की मृत्यु से पहले लगाए गए बायोलॉग को हटाते ही वह गिलोटीन योजना फिर से सक्रिय हो गई, जिसे भाई ने पहले ही रोक दिया था। असल में भाई ईगल आई सिस्टम का डिजाइन एडमिन था और यह योजना आतंकवादरोधी सिमुलेशन थी, जिसका मकसद था दुनिया की शांति के लिए हर खतरे को मिटाना। लेकिन अब ईगल आई ने बड़े डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में शांति तभी आ सकती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति और सरकार के शीर्ष नेता मारे जाएं। इसलिए उसने उनके ठिकानों को लॉक करना शुरू किया। सैम के भाई ने इसकी गड़बड़ी पहले ही भांप ली थी और बायोलॉग से इसे बंद किया था, पर उसी रात ईगल आई ने कार दुर्घटना करवाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ही सैम को इसमें फंसाया गया। ईगल आई इतना बुद्धिमान इसलिए था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देशों पर बमबारी करवाई थी, जिसमें मासूम लोग मारे गए। इससे दुश्मन देश भड़क उठे और पागलपन भरी जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। पीड़ित हमेशा आम जनता ही रही और अधिक खून खराबा रोकने के लिए ईगल आई ने फैसला किया कि इन फैसलों के जिम्मेदार नेताओं यानी राष्ट्रपति और सरकार को ही खत्म करना होगा। यह समझकर सैम को एहसास हुआ कि उसका भाई ईगल आई को रोकना चाहता था और वह खुद उसके जाल में फंस गया है। उसी वक्त सुरक्षा अधिकारी भी ईगल आई की गड़बड़ी समझकर 36वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और सैम को पकड़ लेते हैं। कार्ली को पहले ही ईगल आई के लोग ले जाते हैं। फिर अधिकारी को पता चलता है कि 16 घंटे पहले एक डीप कंट्रोल बम गायब हो चुका है। यह ईगल आई का ही काम था। सैम से मिली जानकारी से उसे समझ आया कि 20 मिनट बाद कांग्रेस की बैठक में यह बम फटेगा और 12 सरकारी बड़े नेताओं की मौत होगी। बम का ट्रिगर एक उस आदमी को दिया गया था जिसे पहले बिजली से मार दिया गया था। उसकी एक म्यूजिक शॉप थी। यही सैम को याद आता है कि कार्ली ने बताया था उसका बेटा कांग्रेस में ट्रम्पेट बजाने वाला है। दोनों को योजना का पूरा सच समझ आते ही ईगल आई ड्रोन से उन पर हमला करता है। अधिकारी घायल हो जाता है और सैम को कहता है कि कांग्रेस लाइब्रेरी के नीचे एक गुप्त सुरंग है, वहीं से अंदर जाकर राष्ट्रपति को 111 कोड बताना, जिसका मतलब है राष्ट्रपति खतरे में है। वह अपनी पिस्तौल और पहचान पत्र सैम को सौंपकर कार लेकर ड्रोन से टकरा जाता है। दूसरी तरफ कार्ली को ईगल आई की योजना के तहत आवाज संवेदनशील बम वाली नेकलेस पहनाकर राष्ट्रपति भवन ले जाया जाता है। उसका बेटा मंच पर रिहर्सल शुरू करता है। जैसे ही उसकी धुन बम ट्रिगर वाले सुर पर पहुंचने लगती है, सैम वहां पहुंच जाता है। वह राष्ट्रपति को, कार्ली को और उसके बेटे को देखता है। बिल्कुल अंतिम क्षण पर वह पिस्तौल से गोली चलाकर प्रस्तुति रोक देता है। भवन में हड़कंप मच जाता है। सुरक्षा गार्ड उसे आतंकवादी समझकर गोली मार देते हैं। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ईगल आई का मुख्य सिस्टम नष्ट कर देता है। गिलोटीन योजना नाकाम हो जाती है। फिल्म के अंत में
में रक्षा मंत्रालय इस घटना की गहराई से समीक्षा करता है और ईगल आई सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देता है। सैम राष्ट्रपति को बचाने की वजह से हीरो कहलाता है और उसे सम्मान पदक दिया जाता है। इसके बाद वह कार्ली से मिलता है, दोनों खतरों से गुजरकर अब साथ हो जाते हैं और खुशहाल जीवन शुरू करते हैं। यह 2008 की फिल्म दिखाती है कि एआई के बेकाबू होने पर क्या भयावह नतीजे हो सकते हैं। ट्रैफिक लाइट से हादसे कराना, ड्रोन युद्ध करना, सब कुछ इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करना। विज्ञान और तकनीक इंसान की सेवा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो वही हमें नियंत्रित करने लगेंगे।